संघर्षों का यह सफ़र आसान नहीं होगा। संघर्षों का यह सफ़र आसान नहीं होगा। कामयाब होने के लिए अपने सारे शौक़ और ख्वाहिशों की कुर्बानी देनी ही पड़ेगी। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल पीके क्लासेस 92 में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो जो है वह है जूनियर असिस्टेंट यानी कि कनिष्ठ सहायक के रीजनिंग टेस्ट पेपर 24 नंबर पर। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर पहले की तरफ। क्वेश्चन नंबर पहला है कि दी हुई श्रेणी पूर्ण करने हेतु सही संख्या का चयन करें। तो यहाँ पर देखिए 14 के बाद दिया है 20 के बाद यहाँ पर 32 और 32 के बाद क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद है 74। तो 14 और 20 के बीच में 6 का अंतर है, 20 और 32 के बीच में 12 का अंतर है। अब आगे हमें क्या करना है, नंबर निकालना है और फिर आगे 74 लिखा हुआ है। तो नीचे एक और अंतर का अंतर अगर हम निकालते हैं तो 6 और 12 के बीच में 6 का अंतर है। तो हमें यहाँ पर अगर हम 6 और बढ़ा देते हैं तो 12 और 6 हो जाएगा 18। इसका मतलब कि 32 में अगर हम 18 जोड़ दें तो हमें जो वैल्यू प्राप्त होगी वो प्राप्त हो जाएगी 50। अब अगर हम 18 में 6 और जोड़ते हैं, ठीक है, तो 18 और 6 हो जाएगा 24। तो क्या 50 में 24 जोड़ने पर क्या हमें 74 प्राप्त होगा? बिल्कुल प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो ए नंबर हो जाएगा, यानी कि 50 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर बन जाएगा। तो 14, 20, 32 और 50 यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पर 50 है, उसके बाद यहाँ पे 74 है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ है कि 2/4, इसके बाद है 3/9, इसके बाद है आपका 4/16, इसके बाद आपका 5/25 और आगे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ऊपर की जो वैल्यू है वह 2 के बाद 1 बढ़ जाता है तो 3 हो जाता है, 3 के बाद यहाँ पर 4 होता है, 1 बढ़ जाता है तो यहाँ पे 4 हो जाता है, ठीक है। इसके बाद 4 के बाद अगर हम 1 बढ़ाते हैं तो 4 और 1 कितना, 5 हो जाता है। तो आगे अगर हम 1 बढ़ाते हैं तो 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6। तो 6 अब वैल्यू यहाँ नीचे देखते हैं। तो ध्यान देखिएगा कि ऊपर की संख्या का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर यहाँ पे 36 हो जाएगा। तो यहाँ 6/36 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्नलिखित कथन के लिए वैध पूर्व धारणा है। तो रेल मंत्रालय ने छुट्टियों के लिए हॉलीडे स्पेशल ट्रेन चलाई है तथा मौजूदा ट्रेनों में अतिरिक्त डिब्बे जोड़े जाते हैं। अब यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सी धारणा जो है कथन के आधार पर वैध यानी कि पूर्व धारणा होती है। तो पूर्व धारणा का मतलब होता है पहले से ही किसी काम को होने के यानी कि किसी घटना के पूर्ण होने के पहले ही उसके बारे में कुछ सोच लेना, वही हमारा पूर्व धारणा कहलाता है। तो रेल मंत्रालय ने छुट्टियों के लिए हॉलीडे स्पेशल ट्रेन चलाई है तथा मौजूदा ट्रेनों में अतिरिक्त डिब्बे जोड़े जाते हैं। तो इसके पहले रेल मंत्रालय ने किस बारे में सोचा है, ये हम स्टेटमेंट के देखते हैं कि पूर्व धारणा क्या हो सकती है। कि छुट्टियों में बच्चे हवाई जहाज के बजाय ट्रेन से यात्रा करना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर बनेगा वो क्या पहला बन सकता है कि क्या यही सोच हो सकती है कि रेल मंत्रालय की कि छुट्टी में बच्चे हवाई जहाज के बजाय ट्रेन से यात्रा करना पसंद करते हैं, इसलिए छुट्टियों के लिए हॉलीडे स्पेशल ट्रेन चलाई गई है, ठीक है, और मौजूदा ट्रेनों में अतिरिक्त डिब्बे जोड़े जाते हैं। क्या ऐसा हो सकता है? दूसरे नंबर पर पढ़ते हैं कि छुट्टियों के दौरान ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ बढ़ जाती है। ये स्टेटमेंट हमारा पूर्व धारणा बिल्कुल सही हो सकता है, क्योंकि छुट्टियों के दौरान ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ बढ़ जाती है। इस वजह से छुट्टी होने के पहले ही हॉलीडे स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं, ताकि हॉलीडे जब हो, छुट्टी हो, तो जो ट्रेन है आवागमन में कोई यात्रियों को असुविधा न होने पाए। इसलिए ये हमारा पूर्व धारणा हो सकता है। लोग छुट्टियों में बदलाव चाहते हैं और नई ट्रेन देखना पसंद करते हैं, तो ये बिल्कुल गलत होगा। इंजन चालक छुट्टियों में अधिक घंटे काम करना पसंद करते हैं, तो ये भी बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, यानी कि बी इज द राइट आंसर। कि छुट्टियों के दौरान ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ बढ़ जाती है, जिसकी वजह से रेल मंत्रालय ने छुट्टियों के लिए हॉलीडे स्पेशल ट्रेन चलाई है तथा मौजूदा ट्रेनों में अतिरिक्त डिब्बे भी जोड़ दिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ अपने चौथे नंबर पर कि एक घनीय कंटेनर के सभी 6 फलकों में अंदर पैक किए गए उपकरणों की स्थिति को दर्शाते हुए भिन्न भिन्न अंकित किए गए हैं, ठीक है। कौन सा चिन्ह सी के पीछे है, यानी कि हमें बताना है कि सी का विपरीत क्या होगा, यानी कि सी का विपरीत क्या होगा, हमको यही फाइंड आउट करना है, हमें ये बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले और दूसरे का हम कॉमन उठा लेते हैं। अगर हम बात करें पहले और दूसरे में, तो यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ देखिए z है और y है, यहाँ भी z है और y है, तो इसका मतलब b का उल्टा हो जाएगा x हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 नंबर कॉमन है, यानी कि x और
सॉरी जेड और वाई, और यहाँ पर भी है जेड और वाई। तो दो अगर कॉमन है तो बी का उल्टा एक्स हो जाएगा, जो कि हमें सी का निकालना है, तो इससे हम कन्फर्म नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं, पहले और तीसरे की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए एक्स है और यहाँ पर भी एक्स है, एक ही नंबर कॉमन है, यानी कि एक्स यहाँ पर भी कॉमन है और एक्स यहाँ पर भी कॉमन है। तो अब हम क्या करेंगे, कॉमन लेटर को उठा करके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाएंगे। तो पहले डाइस में एक्स, उसके बाद एक्स के बाद जेड और जेड के बाद वाई पर पहुंचते हैं। तीसरे नंबर डाइस की अगर हम बात करें तो एक्स है, तो कॉमन नंबर के नीचे कॉमन नंबर एक्स के बाद सी, सी के बाद ए हो जाएगा, तो एक्स के बाद सी, सी के बाद यहाँ पे ए आ जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर एक कोई लेटर गायब है जो है बी है, तो एक्स का जो उल्टा होगा वो बी हो जाएगा, जेड का जो उल्टा होगा वो सी होगा और वाई का जो उल्टा होगा वो ए हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, हमसे पूछा है कि सी का विपरीत क्या होगा, तो ध्यान आप देख पा रहे हैं कि सी और जेड एक दूसरे के विपरीत हैं, तो सी का विपरीत जो होगा वो जेड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी कि हमारा पहला आंसर जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले नंबर क्वेश्चन नंबर हमारा 5वां है कि निर्देश दिया है कि निम्नलिखित प्रश्नों में क्रमशः, यहाँ पे ध्यान रखिए निम्नलिखित जो है यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, तो निम्नलिखित को यहाँ पे सही कर लीजिएगा। प्रश्नों में क्रमशः 2 एक कथनों के आगे 4 या 2 निष्कर्ष पूर्वानुमान दिए गए हैं, यानी कि पूर्वानुमान मतलब वही पहले से पूर्वधारणा, इसी को पूर्वधारणा कहते हैं या पूर्वानुमान कहते हैं। आप सामान्य ज्ञात तथ्यों में अंतर होने पर भी दोनों वाक्यों की पड़ताल सत्य समझकर करें। आप तय करें कि दिए गए निष्कर्षों पूर्वानुमानों में से कौन सा, यदि कोई हो, दिए गए कथनों से निकलता है। तो कथन है कि कुछ शिक्षक विद्यार्थी हैं और सभी विद्यार्थी क्या हैं, लड़कियां हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये निर्देश जो दिया हुआ है, ये पूरी तरह से गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये निष्कर्ष और पूर्वधारणा की जो बात कर रहा है, यहाँ पूर्वधारणा भी लगा दिया गया है, जो कि ये पूर्वधारणा नहीं है, यह निष्कर्ष का कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा। यहाँ पे निष्कर्ष दिए गए हैं, ठीक है, ये पूर्वधारणा नहीं है। तो पूर्वधारणा मान करके आप सवाल को नहीं लगाएंगे, आप हमेशा ध्यान रखिएगा कथन दिया है, कथन के बाद निष्कर्ष दिया हुआ है। तो कथन है कि कुछ शिक्षक विद्यार्थी हैं, तो आप यहाँ पर एक डायग्राम बना ले सकते हैं। ये जो कुछ शिक्षक हैं ये क्या हैं, ये विद्यार्थी हैं, तो यहाँ पर बन जाएगा विद्यार्थी का बन जाएगा डायग्राम। फिर सभी विद्यार्थी क्या हैं, लड़कियां हैं, तो सभी विद्यार्थी जो हैं वो लड़कियां हो जाएंगे, तो यहाँ पर बन जाएगा लड़कियां, ये डायग्राम बन जाएगा। अब हमें इसी के आधार पे हमें निष्कर्ष निकालना है कि सभी शिक्षक लड़कियां हैं, तो सभी शिक्षक जो है वो लड़कियां हैं, यह बात तय नहीं की जा सकती, इसलिए यहाँ पे पहला नंबर हमारा जो निष्कर्ष होगा वो गलत हो जाएगा। कुछ लड़कियां शिक्षक हैं, हाँ लड़कियां जो है वो कुछ शिक्षक हो सकती हैं, क्योंकि शिक्षक और लड़कियों के बीच में सम का कनेक्शन है, इसलिए दूसरा नंबर हमारा कंक्लूजन सही हो जाएगा। तीसरा है कि कुछ लड़कियां विद्यार्थी हैं, तो कुछ लड़कियां विद्यार्थी हैं क्योंकि सारे विद्यार्थी जो है लड़कियों के अंदर हैं, तो ये भी हमारा सम का भी कनेक्शन बनेगा, इसलिए ये भी हमारा तीसरा भी सही हो जाएगा। सभी विद्यार्थी शिक्षक हैं, अब सभी विद्यार्थी शिक्षक हैं ये कहीं पर भी इस डायग्राम में नहीं है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो दूसरा और तीसरा सही है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी कि सी नंबर में हमारा आंसर दे भी रखा है कि केवल दूसरा और तीसरा लागू होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ, छठे नंबर पे कि मन विचारों की एक धारा है। मन जो है विचारों की एक क्या है, धारणा है, ठीक है, एक धारा है। तो यहाँ पे मन हर समय सक्रिय है, मन क्या है, हर समय सक्रिय है। यह एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, कथन दिया हुआ है। तो निष्कर्ष कहता है यदि कोई विचार नहीं है तो कोई मन नहीं है, ठीक है। अब कह रहा है स्टेटमेंट में कि मन विचारों की एक क्या है, एक धारा है और मन हर समय सक्रिय है। तो निष्कर्ष है कि यदि कोई विचार नहीं है तो कोई मन नहीं है और विचारहीन लोग सफल नहीं होंगे, विचारहीन लोग सफल नहीं होंगे, ये निष्कर्ष दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो ध्यान रखिएगा, जो विचारहीन लोग होते हैं वो सफल नहीं होते, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ऐसा यहाँ पे स्टेटमेंट में कहीं कुछ नहीं कहा गया है। यदि कोई विचार नहीं है, यदि कोई विचार नहीं है तो कोई मन नहीं है, जो कि यहाँ पे कह रहा है कि मन विचारों की एक धारा है। तो इसका मतलब यह बिल्कुल हमारा निष्कर्ष क्या होगा, पहला नंबर हमारा सही हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर जो होगा वो सी होगा। केवल निष्कर्ष फर्स्ट निकलता है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ, हमारा है क्वेश्चन नंबर 7वां है कि निष्कर्ष निर्देश दिया है कि चिन्ह के बाईं ओर दिए गए पहले 2 चित्रों में एक विशेष संबंध है, यही संबंध चिन्ह के दाईं ओर प्रदर्शित दूसरे चित्र युग्म में भी कायम है, जिसमें एक चित्र गायब है। इसमें से कौन सा चित्र इस चित्र युग्म पर सही बैठता है। तो पहले और दूसरे की अगर हम बात करें तो ये ध्यान दीजिएगा कि यह दर्पण प्रतिबिंब क्या है, यह दर्पण प्रतिबिंब का सिंबल बना हुआ है, ठीक है। दर्पण प्रतिबिंब का कॉन्सेप्ट है पूरा, कि अगर हम इसको मिरर लगा दिया जाए, अगर हम मिरर यहाँ पर रख देते हैं तो ये बिल्कुल मिरर इमेज की तरह बनेगा।
तो अगर हम यहाँ पर भी मिरर लगाते हैं राइट साइड में, तो ये भी मिरर जो बनेगा वो इसी तरह से पूरी तरह से डायग्राम इसका जो ऐसे बनेगा इस तरह से बन जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर जो हमारा बनेगा वो ऑप्शन नंबर हमारा ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। बी कैंसिल हो जाएगा, सी कैंसिल होगा, डी भी कैंसिल होगा। तो ये दर्पण प्रतिबिंब का कॉन्सेप्ट है, इसलिए ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इज यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 8वां है कि निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। एक परिवार के 6 सदस्य हैं, ए बी सी डी ई और एफ है। मनोवैज्ञानिक हैं, प्रबंधक हैं, अधिवक्ता हैं, जौहरी हैं, डॉक्टर हैं और इंजीनियर हैं, किंतु इस क्रम में नहीं है। एफ जो एक मनोवैज्ञानिक है, ध्यान दीजिएगा कि एफ जो है यह एक मनोवैज्ञानिक है, यानी कि एफ जो है वह एक मनोवैज्ञानिक है। ठीक है, मनोवैज्ञानिक है। एफ जो है एक मनोवैज्ञानिक है का दादा डॉक्टर है, यानी कि एफ के जो दादा हैं यानी कि इनके पिता होंगे और इनके पिता के ये पिता हैं और इनके पिता जो हैं वो पिता के पिता जो हैं यानी कि इनके दादाजी, ये क्या है, यह एक डॉक्टर हैं। ठीक है, यह एक डॉक्टर हैं, यही बात को ध्यान रखिएगा इस स्टेटमेंट के आधार पर। प्रबंधक डी ने ए से शादी किया है। जो प्रबंधक ए है, ठीक है, डी है, जो प्रबंधक है डी, उसने क्या किया है, ए से शादी किया है। तो अब इस स्टेटमेंट को हम कहीं जोड़ तो सकते नहीं हैं, हम फिलहाल यहाँ पे एक काम कर सकते हैं कि प्रबंधक को हम यहाँ लिख सकते हैं कि ये प्रबंधक हो गए और प्रबंधक जो हैं, ठीक है, वो डी है। प्रबंधक कौन है, डी है, और इन्होंने जो शादी की है वो ए से शादी की है। किससे शादी की है, ए से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि प्रबंधक डी ने ए से शादी किया है, तो प्रबंधक डी हो गया और उसके बाद इसने ए से शादी किया हुआ है। ठीक है, अब ये अलग स्टेटमेंट है क्योंकि इनके साथ हम कहीं भी जोड़ नहीं सकते। सी जो एक जौहरी है, अधिवक्ता से शादी किया है। अब ध्यान दीजिए कि जो सी हैं वह एक जौहरी हैं। क्या है, वह एक जौहरी हैं और इन्होंने शादी जो किया है वह एक अधिवक्ता से शादी किया है। ठीक है, वह एक अधिवक्ता से शादी किए हुए हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि बी एफ और ई की माता है। जो बी है वो एफ और ई की माता, इसका मतलब एफ की माता यहाँ पे कौन हो गई, वो बी हो गई, और ये जो माता है बी यानी कि ये माता है तो इनके पिता हो गए। तो जो बी हैं वो एफ और ई की माता है, इसका मतलब यहाँ पे इनका एक कोई ई का भी रिलेशन है जो इनका बेटा है या बेटी है। तो एफ और ई की माता कौन है, बी हैं, तो एफ की पिता हो गए और इनके ये माता हो जाएंगे। ये दोनों लोग आपस में शादीशुदा हो गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। परिवार में 2 विवाहित जोड़े हैं। अब ये ध्यान रखिएगा, परिवार में 2 ही विवाहित जोड़े हैं। इसका मतलब अगर 2 विवाहित जोड़े हैं तो एफ और ई तो विवाहित हो नहीं सकते, क्योंकि इनका बेटा ये है और इनका भी ये बेटी है या बेटा है, ये बात निश्चित नहीं है, इसको हम निश्चित नहीं कर सकते। लेकिन ये बात ध्यान रखना है कि ये अगर विवाहित नहीं है तो इसका मतलब यही 2 लोग विवाहित हैं। अगर सी जो है एक जौहरी है, तो अगर सी एक जौहरी है और अधिवक्ता से इसने शादी किया हुआ है, तो हम यहाँ पर सी को तो बैठा नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी ये डॉक्टर हैं। तो हम बी को बना सकते हैं अधिवक्ता। क्या बना सकते हैं, बी को हम बना सकते हैं अधिवक्ता, और यहाँ पर हम सी को रख सकते हैं, और सी जो है वह एक जौहरी है। ये बात ध्यान रखिएगा, सी एक जौहरी हो जाएंगे और ये अधिवक्ता से बी जो है अधिवक्ता हो जाएंगे और इनसे इन्होंने शादी किया हुआ है। तो यहाँ पे बैठ जाएगा कौन, बैठ गया सी, यानी कि एफ के पिता सी हो गए और एफ की माता बी हो गई, और बी जो है वो अधिवक्ता है और सी जो है वह जौहरी हैं, और एफ और ई की माता भी है, कौन है, बी हैं। अब डॉक्टर की बात करते हैं तो डॉक्टर हो जाएंगे डी, और इन्होंने जो शादी किया है वो ए से शादी किया हुआ है। किससे शादी किया है, ए से शादी किया हुआ है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट में कह रहा है कि परिवार में 2 विवाहित जोड़े हैं, तो परिवार में 2 जोड़े कौन से हैं, तो 2 जोड़े कौन से हैं शादीशुदा, ध्यान रखिएगा। तो सी और बी जो हो जाएंगे, यानी कि सी और बी हो जाएंगे। एक तो शादीशुदा ये हो गए सी और बी, और दूसरा जो होगा वो ए और डी हो जाएगा। ये जोड़ा हो जाएगा शादीशुदा, ए और डी हो जाएंगे। तो जिसमें ए और डी, सी और बी दिया है, यानी कि वही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि ए और डी पहले नंबर पर दिया है और सी और बी दिया है, यानी कि इसका पहला ही आंसर हमारा बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। हमारा सवाल नंबर अगला 9 नंबर है कि निम्नलिखित आकृतियों में रिक्त स्थान पर क्या आएगा। तो 6, 25, 30 और 3 को जोड़ दें। तो देखिए सबसे पहले तो देखते ही बन गया कि 6 का गुणा कर देना है 5 में और प्लस इसमें कर देना है 3 जोड़ देना है। ठीक है, 6 का गुणा यानी कि इसका गुणा कर देना आपस में, और इसको ले जाकर के जो 3 यहाँ पर दिया इसको जोड़ देना है। तो आगे करके चेक कर लेते हैं। तो 6 बचे 30 और 3 33 हो जाएगा। अगले नंबर पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए 7 का गुणा कर देना है 3 में, तो 7 त्रिक 21 और प्लस में जोड़ देना है 4, तो 7 त्रिक 21 और 4 कितना हो जाएगा, वो 25 हो जाएगा। इसका यहाँ पे अगला है 5 का गुणा कर देंगे 4 में, तो 5 चौक 20 और 20 में प्लस 8 कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 28। ऑप्शन नंबर यहाँ पे दिया है किसी कहीं पे, बी नंबर में दिया है 28। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 नंबर है कि 97% 61 बराबर 7 है, 64% 52 बराबर 5 है, तो 92% 65 का मान ज्ञात कीजिए।
तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो 97 और परसेंटेज लिखा हुआ है, 97 और परसेंटेज जो इन्होंने लिखा है कि 97% 61 बराबर इन्होंने जो 7 लिखा है, ये कैसे आया है? तो सबसे पहले हमें 9 और 7 को क्या करना है, 9 और 7 को घटा देना है, 9 में से माइनस करेंगे 7, और इसके बाद हमें क्या करना है, आगे की जो वैल्यू होगी उसको जोड़ना है और 6 में से 1 को भी घटा देना है। ठीक है, तो 9 और 7 में से घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 2, और 6 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 5, और दोनों को जोड़ेंगे तो बनेगा 7। आगे चेक कर लेते हैं कि जो यहाँ पे 64 और परसेंटेज और 52 दिया हुआ है, इसमें भी हमने वही सेम काम करना है, 6 माइनस 4 कर देना है और जोड़ना है फिर किसको, 5 माइनस 2 को। ठीक है, तो 6 में से अगर 4 घटाते हैं तो यहाँ पर बचता है 2, और 5 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 3, तो 3 और 2 मिलाकर के हो जाते हैं 5। अब आगे अप्लाई कर दीजिए यहाँ पे 92% 65, तो यहाँ पे 9 और 2 को घटा देना है, घटाने के बाद जोड़ना है, फिर से हमें किसको जोड़ना है कि 6 और 5 को हमें जो घटा देना है। ठीक है, तो 9 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 7, और 6 में से 5 घटाएंगे तो 1, तो 7 और 1 मिला करके हो जाएंगे कितने, 8। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला है कि कथन दिया हुआ हमारे पास यहाँ पे कि कुछ बिल्लियाँ भौंकती हैं, कुछ बिल्लियाँ क्या है, भौंकती हैं। तो यहाँ पर हम बना लेते हैं पहले बिल्लियों का डायग्राम। यहाँ पर जो बनेगा डायग्राम वो हो जाएगा सबसे पहले कि कुछ बिल्लियाँ जो हैं वो क्या करती हैं, भौंकती हैं। तो यहाँ पर बिल्ली का डायग्राम हो गया, और कुछ ही बिल्ली भौंकती हैं तो यहाँ पर हो जाएगा भौंकना। ठीक है, ये डायग्राम बनेगा। कह रहा है कि जो भौंकते हैं वे सोते नहीं हैं, जो भौंकते हैं वो सोते नहीं हैं, इसका मतलब भौंकने का और सोने का अलग बन जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा सोना। ठीक है, तो जो भौंकते हैं वो सोते नहीं हैं, तो इनके बीच में नो का कनेक्शन होगा। आगे कह रहा है कि सभी हाथी सोते हैं, जो सभी हाथी हैं वो सोते हैं, इसका मतलब यहाँ पे जो हमने सोने का डायग्राम बनाया था इसके अंदर जाएगा, कौन जाएगा, हाथी जाएगा, यानी कि जो सभी हाथी हैं वो सोते हैं, तो हाथी आ जाएगा हमारा डायग्राम के अंदर। तो यहाँ पर सभी हाथी जो है वो सोते हैं। कोई बिल्ली हाथी नहीं है, तो कोई भी बिल्ली हाथी नहीं है, तो बिल्ली का हाथी के साथ कोई रिलेशन नहीं है, ये भी यहाँ पर दे रखा है कि कोई भी बिल्ली जो है वो हाथी नहीं है। अब निष्कर्ष है कि कुछ बिल्लियाँ सोती नहीं हैं, कुछ बिल्लियाँ जो है वो सोती नहीं हैं, तो यहाँ पर कंक्लूजन हमारा जो बनेगा वो बिल्कुल पहला हमारा नंबर क्या करेगा, एकदम सही हो जाएगा कि कुछ बिल्लियाँ जो है वो सोती नहीं हैं। तो जब कोई भी बिल्ली सोना नहीं है तो इसका मतलब कुछ भी नहीं होगा, तो पहला हमारा निष्कर्ष हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि कुछ हाथी भौंकते हैं, कुछ हाथी भौंकते हैं, तो हाथी यहाँ है, भौंकना यहाँ है, इनके बीच कोई रिलेशन नहीं है, तो ये दूसरा नंबर जो होगा वो हमारा गलत हो जाएगा। तीसरा है कि जो बिल्लियाँ भौंकती हैं वे हाथी हैं, तो जो बिल्लियाँ भौंकती हैं वे हाथी हैं, तो कभी भी नहीं होगा क्योंकि इनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, तो तीसरा भी हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। चौथा है कि जो हाथी भौंकते नहीं हैं वे बिल्लियाँ हैं, तो जो हाथी भौंकते नहीं हैं वे बिल्लियाँ हैं, तो हाथी और यहाँ भौंकने के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो ये भी चौथा भी हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ पर जो आंसर होगा वो केवल पहला होगा, केवल निष्कर्ष पहला अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है कि सौरभ, जुआना और रीना का औसत वजन जो है वो 90 किलोग्राम है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो हो जाएंगे वो सौरभ हो जाएंगे, सौरभ और प्लस में जुआन, प्लस में जुआना है, तो जुआना और प्लस में यहाँ रीना है, इन तीनों लोगों का जो औसत वजन है वो 90 किलोग्राम है। तो 3 से गुणा कर देंगे, 9 9 3 27 हो जाएगा, 270 किलोग्राम हो जाएगा, इन तीनों लोगों का वजन हो जाएगा। ठीक है, आगे कह रहा है कि यदि सौरभ और जुआन का औसत वजन 69 किलोग्राम है, तो सबसे पहले अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सौरभ आ जाएंगे फिर से, और सौरभ प्लस में जुआना का जो औसत आयु है वो मिलाकर के 69 है, और इनका गुणा हम 2 में कर देंगे क्योंकि 2 लोग हैं तो 2 से गुणा होगा, तो यहाँ पर जो हो जाएगा 7 दूनी 14 यानी कि 138 हो जाएगा, यानी कि इनके बीच का जो बनेगा किलोग्राम वो 138 किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है, 138 किलोग्राम। फिर आगे कह रहा है कि और जुआना और रीना का औसत वजन 94 किलोग्राम है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखिए, यहाँ पे जो जुआना हो जाएंगे और यहाँ पे जो रीना है, इनकी जो दोनों लोगों की औसत आयु है वह है 94, तो 94 का 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी वो 9 दूनी 18, 128, 4 दूनी 8 यानी कि 188 किलोग्राम हो जाएगा, यानी कि इन दोनों लोगों का जो आयु का वजन बनेगा वो टोटल हमारा 188 किलोग्राम बनेगा। कह रहा है कि यहाँ पे तो जुआना का वजन कितना होगा, तो जुआना का हमें वजन निकालना है, तो सबसे हमें क्या करना होगा, जुआना का जब वजन निकालेंगे तो 138 और 188 को जोड़ देंगे, हम क्या करेंगे 138 और 188 को जोड़ देंगे और 270 से घटा देंगे, तो हमें जुआना निकल जाएगा, क्योंकि सौरभ, जुआन और रीना का जो औसत है तीनों लोगों का वो 270 है, और सौरभ जुआन का है 138 और जुआना और रीना का है 188, तो इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो जुआना का जो वजन बनेगा वो ध्यान रखिएगा कि जुआना का जो वजन होगा, ठीक है, जुआना का वजन होगा
वो कितना बनेगा, वो हमें सबसे पहले क्या करना है कि 138 में जोड़ देना है 188 को, और 188 को जोड़ने के बाद माइनस कर देना है 270 से, टोटल से। हम जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे 138 और 188 जो बनेगा वो हो जाएगा 326। कितना हो जाएगा 326, और माइनस यहाँ पे 270 होगा, तो इनका वजन जो आ जाएगा वो 56 किलोग्राम हो जाएगा। कितना हो जाएगा 56 किलोग्राम, जिसका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, यदि अक्षर ई, डी, एक्स, एस, पी और ओ क्रमशः संख्याओं 1, 2, 3, 4, 5 और 6 को प्रदर्शित करते हैं तो संख्याओं के उचित संयोजन को चुनें ताकि उनके अनुसार अक्षरों को व्यवस्थित करने पर अर्थपूर्ण शब्द बने, यानी कि अर्थपूर्ण शब्द बन जाए। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो है वो ई, डी, एक्स, एस, पी और ओ है, इनको नंबर दे दिया गया है 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इस नंबर क्रम में इनको व्यवस्थित कर दिया गया है। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, इनको अगर हम व्यवस्थित करते हैं तो ऑप्शन यहाँ पे ए है, ऑप्शन यहाँ पे बी है, ऑप्शन यहाँ पे सी है, डी है। तो इन ये क्रम में उसी क्रम में क्या किए गए हैं, नंबरों को व्यवस्थित कर दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए की अगर हम बात करें तो देखिए 3 नंबर पे जो बनेगा वो एक्स बनेगा। ठीक है, उसके बाद 5 नंबर पे जो बनेगा वो 5 नंबर पर पी बनेगा। इसके बाद यहाँ पे 3 नंबर पर जो बनेगा वो फिर से एक्स आ जाएगा। 2 नंबर पर जो बनेगा वो डी आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 1 नंबर की बात करें तो यहाँ ई बनेगा, फिर 4 नंबर पर एस बन जाएगा, और 3 नंबर पे फिर से यहाँ पे एक्स आ जाएगा। तो एक्स, पी, एक्स, डी, ई, एस, एक्स से कोई भी अर्थपूर्ण शब्द नहीं बनता। इसका मतलब पहला आंसर हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगर हम दूसरे की बात करते हैं तो 1 नंबर पे आएगा ई, उसका 3 नंबर पे आएगा एक्स, इसका 5 नंबर पे आएगा पी, उसके बाद यहाँ पे 6 नंबर पे आएगा ओ, और फिर यहाँ पे 4 नंबर पर जो आएगा वो एस आ जाएगा। 1 नंबर पे यहाँ पे 1 नंबर पे फिर से ई आ जाएगा, और 2 नंबर पे फिर से डी आ जाएगा। तो एक शब्द बन जाता है, देखिए एक्सपोज्ड, यानी कि एक्सपोज्ड यहाँ पे एक शब्द बनकर तैयार हो गया। इसका मतलब एक्सपोज मतलब होता है कि प्रकट करना या प्रदर्शित करना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक्सपोज ये हमारा अर्थपूर्ण शब्द बन जाता है, मतलब इसका अर्थ होता है प्रकट करना। ठीक है, प्रकट करना हो जाएगा, या फिर प्रदर्शित करना होता है, मतलब ओपन कर देना, एक्सपोज कर देना। ठीक है, तो बी नंबर आंसर हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि कौन सा चित्र डॉक्टर, स्त्री और माता को प्रदर्शन सर्वोत्तम रूप से करता है। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि जो स्त्री होगी तो पहले तो आ जाएगा स्त्री का एक, ठीक है, एक डायग्राम बनेगा हमारा स्त्री का। स्त्री जितनी भी माताएं हैं वो सब के सब क्या हैं, ये जो माता हैं सब के सब स्त्री की ही होती हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा, माता जो हो जाएगी वो स्त्री के अंदर हो जाएगा। ठीक है, इसका कुछ माता और कुछ स्त्रियां ही जो है वो डॉक्टर होती हैं, तो इसलिए ये डायग्राम बन जाएगा यहाँ पे डॉक्टर का। ठीक है, तो डायग्राम हमारा ये सबसे परफेक्ट बनेगा, जिसमें ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है। सबसे बढ़िया ऑप्शन हमारा यही दिख रहा है, और बिल्कुल इसी की तरह, तो सी आंसर हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है कि कथन दिया हुआ है और उसके आधार पर हमें निष्कर्ष निकालना है। तो कथन दिया है कि जिन राज्यों में बांध है उन्हें पानी की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है, एक राज्य के पास कोई बांध नहीं है। ये इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि मतलब जिन राज्यों में बांध है उन्हें पानी की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता, और एक राज्य के पास कोई बांध नहीं है। तो निष्कर्ष है कि इसे पानी की समस्या का सामना करना पड़ सकता है, इसे पानी की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो निष्कर्ष जो हमारा यहाँ पर बनेगा वो ध्यान रखिएगा, पहले नंबर पे ये बिल्कुल सही है कि इसे पानी की समस्या का सामना करना पड़ सकता है, कि अगर एक राज्य है जिसके पास कोई बांध नहीं होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि उसको पानी का सामना जो है, यानी कि समस्या का सामना तो करना पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन ये भी बिल्कुल सही है। दूसरा कि बांध पानी की समस्या का समाधान करते हैं, तो बिल्कुल करते हैं, ये भी बिल्कुल हमारा सही है। तो दोनों के दोनों निष्कर्ष हमारा फॉलो करेगा, सही होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि पहला और दूसरा दोनों निष्कर्ष सही हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों ये हमारे 15 क्वेश्चन थे जूनियर असिस्टेंट के। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर भी करें जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस तरह की हम वीडियोस लगातार लाते रहें, और लगातार आप देख रहे हैं कि 24 टेस्ट पेपर मैं करा चुका हूँ। अभी हमने एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी के लिए भी टेस्ट पेपर शुरू किया है, जिसमें आप मान चलिए जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हुआ है, जिस टॉपिक का टॉपिक वाइज हम सारे क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करेंगे। तो आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।